Everybody, welcome to the channel Mind Maps Education. So today we'll be studying chapter 13, Organisms and Population, from class 12th NCERT Biology. The title of the chapter suggests organisms and population. Therefore, we will be studying about organisms and population in this chapter. But to reach at this point in the chapter, let us understand that what do we know about ecology. So ecology is a subject ecology is a subject in which there is a study of the organisms, like how the organisms interact, ठीक है. ऑल्सो बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल मतलब एबायोटिक एनवायरनमेंट बोले तो इकोलॉजी इन ऑल क्या हो जाएगा, हमारे ऑर्गेनिजम्स के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बीच की स्टडी, प्लस ऑर्गेनिजम्स और एनवायरनमेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है स्पेशली एबायोटिक फिजिकल एनवायरनमेंट उसके बीच की स्टडी इज इकोलॉजी. सो इकोलॉजी इज़ बेसिकली कंसर्न्ड विद 4 लेवल्स. तो इकोलॉजी के 4 लेवल होते हैं. नेमिंगली ऑर्गेनिजम्स ये है, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटी एंड देन बायोम्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम स्पेसिफिकली फर्स्ट 2 लेवल के बारे में पढ़ने वाले हैं. ऑर्गेनिज्म क्या होता है? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मे बी दी एनिमल और दी प्लांट और व्हाटसोएवर. अब जब यही सेम तरीके के जब ये क्लस्टर अप हो जाते हैं तो हम कह देते हैं पॉपुलेशन. ऐसे ही जब बहुत सारी पॉपुलेशन एक साथ रहने लगती है वी कॉल इट कम्युनिटी. और जब बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ रहने लगेंगी हैविंग सो मच ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू दैट particular area or into that particular group, we name it as biome. Okay, so इस फर्स्ट पैराग्राफ में मेनली यही है. अब क्या होता है कि जनरली देखो ऑर्गेनिजम्स एंड इट एनवायरनमेंट में अगर हम पढ़ें तो क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमें पता है कि वो अडेप्टेड हैं अपने डिफरेंट एनवायरनमेंट में. और इट्स नॉट ओनली अबाउट सर्वाइवल. ये बात सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है कि वो सिर्फ अपने जीने के लिए ही अडेप्टेड हैं, बट दे आर ऑल्सो अडेप्टेड फॉर रिप्रोडक्शन एज वेल. एंड नाउ रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा तरीका है या एकमात्र तरीका है जो उनका मल्टीप्लिकेशन ओवर जनरेशन करता है और देयरफॉर इनकी एग्जिस्टेंस बनी रहती है अर्थ पे. ठीक है. ऑल्सो वी नो दैट कि जो हमारा प्लानट जो रोटेट करता है अराउंड द सन, फर्स्ट फैक्टर. ठीक है, सो रोटेशन इज द फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड इज कि जो हमारा अर्थ है वो टिल्टेड है. ठीक है, जो इट्स टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस थोड़ा सा डिग्री पे. सो ये जो हमारा टिल्ट ऑन द एक्सिस है और रोटेशन अराउंड द सन है, ये दो चीज़ें क्या करती हैं, ये दो चीज़ें कॉज करती हैं एनुअल वेरिएशन. बोले तो हमारा जो डिस्टिंक्टिव सीजन्स आते हैं हमारे, ठीक है, जो सीजन्स का जो अपीयरेंस है ऑल ओवर द ईयर, ये हमारा इन दो फैक्टर्स की वजह से आता है. ठीक है. ऑल्सो अब ये जो हमारा जो क्या नाम है डिफरेंस इन द सीजन आता है, इसमें क्या चेंज होता है, यू नो दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन बोले तो इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो. सो इसका जो अगर हम अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन लें तो हमारे मेजर बायोम्स बनते हैं. मेजर बायोम्स कौन कौन से हो जाएंगे? मेजर बायोम्स होंगे हमारे डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है, और टुंड्रा रीजन. अब ये जो मैंने तुम्हें बायोम्स का नाम बताया है इनमें क्या पर्टिकुलरली क्या डिफरेंट है कि जो हमारा टेम्परेचर है प्लस प्रेसिपिटेशन में अगेन हमारा एनुअल रेनफॉल काउंट होता है. सो ये किस वजह से हुआ? हमारे दो फैक्टर्स की वजह से हुआ. नेमिंगली विच फैक्टर्स? नेमिंगली that the rotation of our planet around the sun plus tilt of its axis cause the annual variation in the intensity and duration of the temperature resulting in distinct seasons. So हमें ये भी पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज अब क्या होगा, ये जो हमारा अब ये तो बात हो गई हमारे बायोम्स की, मतलब कि बड़े लेवल पे. अब इसी बायोम्स के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर भी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस होते हैं. ठीक है, हर एक बायोम के अंदर भी एक रीजनल और लोकल वेरिएशन होता है जो किस चीज़ को लीड करेगा? दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट. इसका मतलब ये है कि बायोम के अंदर ही हैबिटेट का एग्जिस्टेंस होता है. सो हैबिटेट जो हो गया एक छोटा फॉर्म हो गया विच एग्जिस्ट अंडर बायोम्स. और क्यों? क्योंकि जब हमारे बायोम के अंदर रीजनल और लोकल वेरिएशन आ जाता है वो लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द हैबिटेट. अब
कि जो हमारा हैबिटेट है वो एक्सट्रीम और हार्श हैबिटेट्स में भी जा सकता है, जैसे कि हमारी राजस्थान की स्कॉर्चिंग हीट हो गई, ठीक है, हमारे मेघालय के रेन सोक्ड फॉरेस्ट हो गए, डीप ओशन ट्रेंचेस, टोरेंशियल स्ट्रीम्स, और हाई माउंटेन टॉप्स, थर्मल स्प्रिंग्स एंड स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट्स। इनफैक्ट जो हमारा इंटेस्टाइन है वो भी एक हैबिटेट ही कहलाया जाता है फॉर हंड्रेड ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स। वाई? बिकॉज देर आर नंबर ऑफ माइक्रोब्स विच रिजाइज इन टू आर इंटेस्टाइन एंड देयरफॉर वी से इट कि ये भी एक हैबिटेट ही कहलाया जाता है, ठीक है। बात आती है कि जो हमारा डिफरेंट हैबिटेट है इसके की कंपोनेंट्स क्या हैं या की एलिमेंट्स क्या हैं, इन द सेंस कि जो डिफरेंट हैबिटेट जो एग्जिस्ट कर रहा है इसके लिए की एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं। सो उस की एलिमेंट्स के लिए हमारा दो तरीके से डिवाइडेड है। पहला होता है हमारा एबायोटिक फैक्टर और दूसरा होता है मेरा बायोटिक फैक्टर। सो एबायोटिक फैक्टर में क्या इंक्लूड करेगा, कौन कौन से की एलिमेंट्स इंक्लूड करेंगे, दिस विल बी फर्स्ट टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सो इट विल बी टेम्परेचर, वाटर, सॉइल और लाइट की इंटेंसिटी। और बायोटिक में हमारे आ जाते हैं पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रेडेटर्स एंड कंपेटिटर्स, ठीक है। तो इनका जो इंट्रैक्शन होता है कॉन्स्टेंटली होता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब एक इम्पॉर्टेंट वर्ड का इंट्रोडक्शन होता है, वो होता है निश। निश बोले तो कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है अपने एक डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशन में रहता है, मतलब कि एक उसका एक डिफाइंड एरिया होता है कि वहाँ तक वो टॉलरेट कर सकता है उस कंडीशन को, प्लस वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, जो भी डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज प्रेजेंट है उसको यूटिलाइज करेगा और इट यूटिलाइजेज एंड डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम। बोले तो ये इसका डिफाइंड एरिया हो गया जहाँ पे वो उसको सारे हैबिटेट को मतलब अपने सारे कंडीशंस को टॉलरेट करेगा, प्लस वहाँ के डिफरेंट डाइवर्स जो हमारे रिसोर्सेज है उसको यूटिलाइज करेगा, प्लस वहाँ पे एक डिस्टिंक्ट रोल अपना अदा करेगा इन टू दैट इकोलॉजिकल सिस्टम। अब ये सब मिलाकर हम कहते हैं कि वो उस ऑर्गेनिज्म का निश कहलाया जाएगा, ठीक है। वो निश जहाँ पे वो कंफर्टेबली रहेगा और कंफर्टेबली अपने सारे रिसोर्सेज को अप टू द फुलेस्ट यूज़ कर सकेगा या यूटिलाइज कर सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है मेजर एबायोटिक फैक्टर्स। अब मेजर एबायोटिक फैक्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी चीज़ें कंप्राइज होती हैं, कौन कौन सी की एलिमेंट्स होते हैं। इट विल बी टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। सबसे पहला आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या होता है कि हमें पता है कि अगर ये अर्थ है और अर्थ का हमारा ये इक्वेटर कहलाया जाता है, तो जो टेम्परेचर है वो प्रोग्रेसिवली क्या करता है, डिक्रीज़ करता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ आते जाते हैं। और इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स पे आते हुए। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ होती है कुछ यूनिक हैबिटेट्स भी होते हैं जहाँ पे एक्सट्रीम टेम्परेचर रीच कर जाता है, वो होते हैं हमारे थर्मल स्प्रिंग्स। एक हो गया हमारा थर्मल स्प्रिंग्स, फिर हो गया हमारा डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है। इससे पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो की रोल एक प्ले करता है इन टू दी ऑर्गेनिजम्स लाइफ, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कहीं भी नहीं रह सकता है, इट हैज़ टू अडाप्ट उसकी टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से। जैसे कि जो मैंगो ट्री है वो कनाडा या जर्मनी में नहीं हो सकती, वैसे ही जो हमारा स्नो लेपर्ड है वो हमारा केरला में नहीं पाया जा सकता, ठीक है। तो इट्स ऑल बिकॉज कि वहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म को किस टाइप का टेम्परेचर सूटेबल होगा वो वहीं पर जाकर ग्रो करेगा या फ्लरिश करेगा, ठीक है। अब क्या होता है कि टेम्परेचर के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है कि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ या मेटाबॉलिज्म। व्हाट हैपेंस इज कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है और जो आसपास का एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होता है वो हमेशा एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सो जो इस तरीके का टेम्परेचर कंडीशन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की एंजाइमेटिक एक्टिविटी और मेटाबॉलिज्म को फ्लक्चुएट ना करे, इंटरफेयर ना करे, तब तक वो टेम्परेचर कंडीशन उसके लिए सही रहती है या आइडल रहती है, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो टॉलरेट करते हैं और थ्राइव करते हैं इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब जो कहीं भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं यूरीथर्मल, ठीक है। इन तरीके के एनिमल्स को हम कहते हैं, ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं यूरीथर्मल। और कुछ वास्ट मेजॉरिटी ऐसी होती है जो सिर्फ नैरो रेंज में ही रह सकती हैं, ठीक है। तो नैरो रेंज वाले जो टेम्परेचर में रह सकते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं स्टीनोथर्मल। ऑलराइट, तो यहाँ से ये इम्पॉर्टेंट जो है ये हमारा
कवर हो जाता है इन दी एबायोटिक फैक्टर। सबसे पहला जो था टेम्परेचर का। नेक्स्ट इज वाटर। सो द नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर विल बी वाटर। सो वाटर में क्या होता है, हमें पता है कि लाइफ ऑन अर्थ हैज़ बीन ओरिजिनेटेड इन वाटर, प्लस लाइफ विल बी अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर। सो वाटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ऑल्सो वी नो दैट प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हेविली डिपेंडेंट ऑन वाटर। बट द क्वेश्चन अराइजेज कि सपोज डेजर्ट है, वहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे उस हिसाब से ये लोग ऑल द प्लांट्स जो हैं वो इसी हिसाब से अपने आप को सर्वाइवेबिलिटी पे रखते हैं कि कितना पानी की ज़रूरत है और कितना ट्रांसपिरेशन होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। बट द क्वेश्चन अराइजेज कि एक्वाटिक जो हमारा वो है एरिया है, या जो हमारा एक्वाटिक लाइफ है, वहाँ पे हो सकता है कि इनको तो कभी पानी की कमी पड़ती ही नहीं होगी। बट ऐसा नहीं है। जब एक्वाटिक लाइफ में ऑल बिकम सेंट्रिक इज कि वहाँ पे अब पानी का केमिकल कॉम्पोजिशन और पीएच किस हिसाब का हो जाता है, ठीक है। तो सब चीज़ें फिर उस क्वालिटी पे डिपेंड करने लगती है वाटर की। ऑल्सो कि जो हमारा सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है जो कि हम मेजर करते हैं सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक प्लांट या हर एक एक्वाटिक लाइफ जो है वो सैलिनिटी को टॉलरेट नहीं करती है। सो ऑर्गेनिजम्स विच हैव ऑर्गेनिजम्स विच आर टॉलरेंट विद अ वाइड वेराइटी ऑफ सैलिनिटी, इनको हम कहते हैं यूरी हेलाइन। और जो नैरो रेंज के होते हैं उनको हम कहते हैं स्टीनो हेलाइन, जो कि नॉर्मल हम कैस में पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे यूरी थर्मल और स्टीनो थर्मल में। नेक्स्ट इज लाइट। We know that plant make their own food with the help of what? With the help of the sunlight, जो कि हमारा लाइट में आ जाता है। तो हमारा मेन प्रोडक्ट जो फूड बन के तैयार होता है ऑटोट्रॉफ्स में, वो किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द सनलाइट होता है। तो हमें पता है कि सनलाइट इस तरीके से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। द थिंग इज़ कि जैसे स्मॉल प्लांट्स हैं, अगर हम बात करें फॉरेस्ट एरिया की, सो जो स्मॉल प्लांट्स हैं वो अपने आप को इस तरीके से अडाप्ट कर लेते हैं, ढाल लेते हैं कि वो फोटोसिंथेसिस को ऑप्टिमली यूज़ कर सके जितनी भी लाइट उन पर पड़ रही है। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, वो अंडर द शेड्स होते हैं। वाई? बिकॉज दे आर ऑफ स्मॉल हाइट, हर्ब्स एंड श्रब्स हो गए हमारे स्मॉल प्लांट्स में। सो दे आर अंडर द शेड ऑफ द हाई और द टॉल प्लांट्स, जो कैनोपीड ट्रीज ऑल्सो बोली जाती है। सो दे आर कॉन्स्टेंटली ओवरशैडोड बाय टॉल कैनोपी ट्रीज। और इस वजह से क्या होता है कि उनको ऑप्टिमली यूज़ करना होता है जितनी भी सनलाइट उन तक पहुंच रही है। सो मैनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटो पीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। मतलब कि इतना अमाउंट ऑफ सनलाइट आना चाहिए तभी फ्लावरिंग का जो पीरियड होता है वो इनिशिएट होगा या शुरू होगा। द क्वेश्चन अराइजेज अगेन इन दी एक्वाटिक लाइफ कि कुछ टाइम तक मतलब कुछ जैसे कि हमारा, अगर हम ऐसे करके डीपनेस की बात करें ओशन में या वाटर बॉडीज़ में, तो कुछ लेवल तक तो जो हमारा सनलाइट है वो पहुंच रहा होता है कायदे से, पर नीचे जाकर डीप इनटू दी ओशंस हमारी सनलाइट नहीं पहुंचती है। तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिपेंडेंट हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से एग्जिस्टेंस चलती होंगी, बिकॉज वहाँ के जो इनहैबिटेंट्स हैं दे आर नॉट इवन अवेयर कि सेलेस्टियल कोई ऐसा सोर्स एग्जिस्ट भी करता है, सो कॉल्ड सन, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो वहाँ पर क्या होता है, स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सोलर रेडिएशन की जो स्पेक्ट्रल क्वालिटी है वो वहाँ पर रीच करती है, उसमें से भी यूवी कंपोनेंट जो है वो करती है। बट द थिंग इज़ कि ये कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सॉइल। सॉइल क्या होता है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आएंगे जिसपे जो सॉइल की क्वालिटी है या क्वांटिटी है या जो उसमें जो ग्रो करने वाले जो प्लांट्स हैं वो सारे एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सो द थिंग इज़ कि हर एक सॉइल का, हर एक डिफरेंट प्लेसेस में जो सॉइल प्रेजेंट है उसका जो नेचर है और जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन व्हाट? डिपेंडिंग ऑन क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, और प्लस कि वो सेडिमेंट्री है या ट्रांसपोर्टेड है, या उसका जो सॉइल का डेवलपमेंट है वो किस तरीके से हुआ होगा। सो किस किस चीज़ पे बेस्ड हुआ अभी तक? तो इट वाज डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, देन द वेदरिंग प्रोसेस, ठीक है, और उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ द सॉइल। तो अभी तक सॉइल की जो प्रॉपर्टी है और क्वालिटी है वो सारी किस पे डिपेंड है? क्वालिटी, प्रॉपर्टी एंड नेचर ऑफ द सॉइल विल बी डिपेंडेंट इन दीज थ्री। नेक्स्ट इज कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अलग अलग सॉइल के, ठीक है। जैसे कि हमारा सॉइल कॉम्पोजिशन में, सॉइल कॉम्पोजिशन क्या है, ग्रेन साइज क्या हो जाएगा, उसके अलावा पर्कुलेशन रेट क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी। सो
जितना डिफरेंस आता जाएगा उसी हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल एग्जिस्ट करते चले जाएंगे। नेक्स्ट इज कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जैसे कि पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन, टोपोग्राफी, जो डिटरमिन करती है कि किस एक्सटेंट तक वेजिटेशन उस एरिया में हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल इतने सारे चीज़ों पे डिपेंडेंट है, प्लस इतने टाइप, बहुत सारे टाइप का भी हो जाता है इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड होते होते। नेक्स्ट इज़ कि सिमिलरली इन द एक्वाटिक एनवायरनमेंट द सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारा सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक नाम की जो चीज़ है वो हमेशा डिटर्मिन करती है द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर। बेंथिक एनिमल्स वो होते हैं जो सी या वाटर बॉडीज़ में डीप लेवल में जाकर मिलते हैं। ठीक है, तो वो हम बेंथिक जोन कहते हैं, और उस बेंथिक जोन में रहने वाले बेंथिक एनिमल्स किस इनका जो रहना है वो कौन डिटरमिन करेगा, वो डिटरमिन करेगा सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तक वी वर डिस्कसिंग अबाउट एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स हैं जो चेंजेस लाने में पॉसिबिलिटी क्रिएट करते हैं। जैसे कि हमारा क्या क्या था, वी टॉक्ड अबाउट टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। अब बात आती है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म इन तरीके के एबायोटिक फैक्टर्स पे रिस्पॉन्स कैसे करेगा। ठीक है, सो द क्वेश्चन अराइजेज इज हाउ डू द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट्स, जो भी हमने ऊपर की किसी भी टाइप के हैबिटेट की बात करी है, तो हाउ डू ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सच हैबिटेट कोप और मैनेज विद स्ट्रेसफुल कंडीशन। अब ओवर द टाइम ऑफ द पीरियड इवोल्यूशन हुआ है, तो इवोल्यूशन की वजह से एग्जिस्टेंस जो है वो अपने तरीके से फिटनेस के टुवर्ड्स चलती है। ठीक है, सो इट मूव टुवर्ड्स फिटनेस। द थिंग इज़ कि कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो अपने आप को जिन्होंने अपने आप को इस तरीके से इवॉल्व कर लिया है दैट दे relatively maintain a constant internal temperature। ठीक है, constant internal temperature मेंटेन करके रहते हैं रिगार्डलेस कि बाहर का टेम्परेचर या बाहर का एनवायरनमेंट कितना भी स्कॉर्चिंग हो या कितना भी स्नोई हो। ठीक है, तो ये क्या एनहांस कर रहा है, ये एनहांस कर रहा है ओवरऑल फिटनेस। सो द ऑर्गेनिज्म विच whosoever tries to maintain the constancy of its internal environment, इस प्रोसेस को हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस, डिस्पाइट की एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंडीशन जो है वो कितना ही होम्योस्टेसिस को चेंज करना चाहे। अब बात आती है कि किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स किस तरीके के इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पर एनवायरमेंटल चेंज पर अपने आप को अडेप्ट करेंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ है इसको हम आगे पढ़ेंगे। वाई? बिकॉज वी हैव नंबर ऑफ टाइप्स लाइक रेगुलेटर्स, कॉन्फॉर्मर्स, पार्शियल रेगुलेटर्स। ओके, सबसे पहले वी हैव रेगुलेट, दैट मीन्स वो वाले ऑर्गेनिजम्स जो अपने इंटरनल टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं उनको हम रेगुलेटर्स कहते हैं। ठीक है, सो ऑर्गेनिजम्स हु आर एबल टू मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन्स विच इंश्योर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर और कांस्टेंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। इनमें हमारे कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे बर्ड्स, मैमल्स और कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स। ठीक है, अब इस तरीके के रेगुलेशन को हम जनरली कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, मतलब कि टेम्परेचर वाला रेगुलेशन, और ऑस्मो रेगुलेशन बोले तो ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन। सो इस तरीके से ये वाले जो रेगुलेटर्स हैं दे आर एबल टू रेगुलेट देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। हाउएवर कि हमारा बाहर का टेम्परेचर चाहे कैसा भी हो, दैट डजंट वर्क। सो इसमें एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि जो हमारा मैकेनिज़्म है जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स यूज़ करते हैं अपना बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, जैसे कि ह्यूमंस, तो हम एग्जाम्पलरी ले सकते हैं कि सपोज़ हमारा कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सो समर्स में जब बाहर की हीट ज़्यादा हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, वी स्वेट प्रोफ्यूजली, जिसकी वजह से इवेपोरेशन होता है और हमारी बॉडी जो है कूलिंग इफेक्ट वो करती है, प्रोड्यूस करती है। इन कॉन्ट्रास्ट और इन कॉन्ट्ररी जब विंटर्स होते हैं तो बाहर का टेम्परेचर जो होता है वो मतलब कुछ डिग्री कम हो जाता है और हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से हमें ठंड लगने लगती है। सो हमारी बॉडी क्या करेगी, वी टेंड टू शिवर, और शिवर करने से क्या होता है, it's a kind of an exercise which produces heat and raise the body temperature। जबकि on the other hand जो plants होते हैं उनके पास ऐसा कोई as such कोई mechanism नहीं होता to maintain internal temperature। next is conform, मतलब कि conformers वो वाले organisms जो रेगुलेट नहीं कर पाते बल्कि वो
जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता जाता है वैसे वैसे ही अपने बॉडी को चेंज करते हुए चले जाते हैं, पर कांस्टेंट नहीं रखते खुद को या खुद के बॉडी टेम्परेचर को। तो इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एनिमल्स होते हैं, मतलब कि 99% ऑफ द एनिमल्स इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, प्लस नियरली ऑल प्लांट्स। हमें पता है कि ऊपर वाले में हमने क्या कहा था कि प्लांट्स के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है टू मेंटेन इंटरनल टेम्परेचर, देयरफॉर वो कॉन्फॉर्मर्स में आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, वो ये होती है कि दे मेंटेन अ कांस्टेंट, दे कैन नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज होता रहता है विद द एम्बियंट टेम्परेचर। ऑल्सो जैसे एक्वाटिक एनिमल्स में टेम्परेचर नहीं, हमारा ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा, तो वैसे ही जो हमारे एक्वाटिक एनिमल्स हैं वो अपना वाटर ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज करते जाएंगे विद द चेंज ऑफ द एम्बियंट ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन इन द वाटर। मतलब कि बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता जाएगा विद द चेंज ऑफ द ऑस्मोटिक कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट इन द वाटर। सो इनको हम सिंपली क्या कहते हैं, दे आर सिंपली कॉन्फॉर्मर्स। ठीक है, अब क्या होता है कि बात क्वेश्चन ये आता है कि सिंस जो हमारे मैमल्स हैं या ह्यूमंस हैं और जो और भी अदर एनिमल्स प्रेजेंट हैं जो रेगुलेटर्स कहलाए जाते हैं, हु आर able to maintain their internal constant body temperature, so वो इवॉल्व हो गए, तो why not conformers, why they tend to stay at this place and stick to conform themselves, मतलब कि अपने बॉडी को कांस्टेंट टेम्परेचर के साथ साथ चेंज करना है, ना कि विद द रिस्पेक्ट ऑफ दी बाहर के टेम्परेचर के साथ चेंज करना है। सो इन्होंने ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो थर्मो रेगुलेशन जो हमारा एक मैकेनिज्म है, मतलब कि टेम्परेचर को रेगुलेट करना, सो जो थर्मो रेगुलेशन है वो एक बहुत एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव मैकेनिज्म हो जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। स्पेशली अगर हम स्मॉल एनिमल्स की बात करें जो स्मॉल इन साइज़ हैं, एग्जांपल जैसे कि हमारे श्रूज हो गए या हमिंग बर्ड्स हो गए, तो ये जो है हमारे इनका जो बॉडी एरिया है, जो बॉडी सरफेस है, वो लार्ज होता है रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम्स। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ये जल्दी बॉडी हीट लूज तो कर देंगे, पर उसके अलावा उनको ज़्यादा एनर्जी भी देनी पड़ेगी अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखने के लिए। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस इज़ द रीज़न कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं वो पोलर रीजन्स में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, सो species have evolved the ability to regulate, but only over a limited range of environmental conditions, beyond which they simply conform. So एक टाइम के बाद वो सभी कॉन्फॉर्म ही करते हैं, रेगुलेट नहीं करते हैं। ठीक है, अब एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि अगर तो स्ट्रेसफुल कंडीशन हमारा लोकलाइज्ड है या कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए एग्जिस्ट करता है, तो ऑर्गेनिज्म के पास दो अदर ऑल्टरनेटिव्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द सर्वाइवल। तो उसमें वो दो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं कि ईदर दे कैन माइग्रेट, ठीक है, माइग्रेट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जब तक वो स्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट या फिर हमारा एक्सट्रीम टेम्परेचर चेंज वाला एनवायरनमेंट कुछ टाइम के लिए नॉर्मल नहीं हो जाता। दूसरा दे कैन सस्पेंड हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक ग्राफ दिया हुआ था, देखो अब इससे साफ समझ में आता है कि इधर हमारा एक्सटर्नल लेवल है और इधर हमारा इंटरनल लेवल है। तो जो रेगुलेटर है, नो मैटर व्हाट कि एक्सटर्नल कितना चेंज हो या एक्सटर्नल कितना भी चेंज हो, वो अपना इंटरनल हमेशा मेंटेन करके रखेगा। कॉन्फॉर्मर्स जो हैं वो एक्सटर्नल जितना चेंज होता जाएगा उतना ही इंटरनल को अपना उसी हिसाब से सेट करता जाएगा। पार्शियल रेगुलेटर्स होते हैं जो एक ही हद तक अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो भी कॉन्फॉर्मर्स बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात करी थी दो अदर ऑल्टरनेटिव्स की। तो पहला है हमारा क्या, दैट इज़ माइग्रेशन। सो माइग्रेशन में क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स टेम्पररी मूव करते हैं एक स्ट्रेसफुल हैबिटेट से मोर हॉस्पिटेबल एरिया में, जहाँ पे वो वेट करते हैं और रिटर्न कर जाते हैं बाद में उसी अपनी जगह पे जब उसका वो स्ट्रेसफुल वाला पीरियड ओवर हो जाता है। एग्जाम्पल में होता है जैसे हमारा जो क्योलाडो नेशनल पार्क है, क्योलाडो नेशनल पार्क है भरतपुर में इन राजस्थान। ये सबसे पहले क्वेश्चन तो यहीं से आ सकता है कि क्योलाडो नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, इट्स इन भरतपुर इन राजस्थान। दूसरा, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, सो इट्स फेमस फॉर बर्ड्स। कौन सी बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कहाँ से आती हैं, साइबेरिया से आती हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड नदर्न रीजन से। नेक्स्ट इज सस्पेंड बोले तो उस स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहने के लिए व्हाट दे डू इज
दे फ्लाइट फ्रॉम दैट सिचुएशन। अब फ्लाइट फ्रॉम दैट सिचुएशन का मतलब ये होता है कि उस सिचुएशन में रहकर भी दे डजेंट सीम्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट स्ट्रेसफुल कंडीशन। हाउ, कि जैसे हमारे बैक्टीरिया, फंगी और लोअर प्लांट्स है, वो एक थिक वॉल्ड स्पोर्स बना लेते हैं। वो इतना थिक होता है कि बाहर का एक्सटर्नल टेम्परेचर उन पे कोई भी असर नहीं डाल पाता है, ठीक है। तो वो अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्वाइव कर जाते हैं और वो तभी जर्मिनेट करेंगे जब उनको सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा। वैसे ही एक चीज़ होती है डोरमेंसी। डोरमेंसी एक वो स्टेज है जहाँ पे वो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रिड्यूस कर लेते हैं और वो वेट करते हैं एक हॉस्पिटेबल एनवायरनमेंट का। जैसे ही वो फेवरेबल एनवायरनमेंट आता है तो द सीड या जो भी हमारा पार्ट है जो डोरमेंट हो चुका है, या वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो है हमारे, वो डोरमेंट हो चुके थे। अब नाउ व्हेन द फेवरेबल कंडीशन विल अराइज इन देयर एनवायरनमेंट और नियर देम, तो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग, ठीक है। उसके बाद होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में क्या होता है, इट्स लाइक एक लॉन्ग स्लीप होती है। लॉन्ग स्लीप जो बेज दे अंडरगो हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर, जो कि हमारा एक एग्जांपल होता है एस्केप इन टाइम का। वैसे ही एक वर्ड होता है एस्टिवेशन। एस्टिवेशन जो होता है वो कौन करते हैं, वो करते हैं स्नेल्स एंड फिश, ठीक है। एक मिनट, तो हमने पढ़ लिया स्पोर फॉर्मेशन, देन डोरमेंसी, देन हाइबरनेशन। अब हम पढ़ रहे हैं एस्टिवेशन। सो एस्टिवेशन कौन कर रहा है, स्नेल्स एंड फिश कर रहे हैं। जब ज़्यादा समर आ जाता है तो उस समर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को या उस हीट और डेसिकेशन वाली प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए दे अंडरगो एस्टिवेशन। नेक्स्ट इज डायापॉज। डायापॉज क्या होता है, एक सस्पेंडेड डेवलपमेंट होता है किसका, जू प्लैंक्टॉन्स वाली स्पीशीज का, जो कहाँ पाई जाती हैं, लेक्स एंड पॉन्ड्स में पाई जाती हैं। सो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे एंटर डायापॉज। एंड व्हाट इज डायापॉज, इट इज अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट इज अडेप्टेशन। अब तक हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स की किसी भी अडेप्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से, किसी भी मतलब बायोम में कौन कौन से एबायोटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। फिर उन एबायोटिक फैक्टर्स में ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने आप को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। नाउ इज अडेप्टेशन। हर एक ऑर्गेनिज्म ने डिपेंडिंग ऑन देयर हैबिटेट उन्होंने अपना अपना एक तरीका निकाल रखा है टू अडेप्ट देमसेल्व्स फॉर अ बेटर सर्वाइवल, ठीक है, और टू हैव अ बेटर सर्वाइवल रेट। सो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अडेप्टेशन एक वो एट्रीब्यूट है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो इन्वॉल्व करता है मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस, जो एनेबल करे उस ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करना और रिप्रोड्यूस करना उस पर्टिकुलर हैबिटेट में, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल आता है, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल ही होंगे, हम एग्जाम्पल से ही सारे अडेप्टेशन समझेंगे। सबसे पहला है हमारा कैंगरू रैट का। कैंगरू रैट इन नदर्न अमेरिका और इन नॉर्थ अमेरिका, वहाँ पे क्या होता है कि पानी की इतनी कमी है कि उसने अपने बॉडी में इस तरीके की चेंज कर लिया है, इस तरीके का मॉडिफिकेशन कर लिया है कि उसको पानी की जो कमी है वो उसकी बॉडी खुद ही पूरी कर देती है। हाउ, कि उसकी जो बॉडी है वो इंटरनल फैट ऑक्सीडेशन करती है, जिसमें एक वाटर जो है वो उसका बाई प्रोडक्ट है। इस तरीके से वाटर जो है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। प्लस उसका जो यूरिन है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होता है। दिस इंश्योर्स मिनिमल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी रिमूव्ड एज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सेकेंड इज कि जो हमारे डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है लीफ सरफेस में, प्लस उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन होते हैं, मतलब कि डीप पिट में प्रेजेंट होते हैं। क्यों, सो दैट एज टू मिनिमाइज वाटर लॉस थ्रू ट्रांसपिरेशन। एक और चीज़ होती है कि जो उनका जो फोटोसिंथेटिक पाथवे होता है वो कैम होता है। अब कैम से क्या होगा, दिस विल एनेबल देयर स्टोमेटा टू रिमेन क्लोज्ड इवन ड्यूरिंग डे टाइम। क्यों, क्योंकि डेजर्ट में डे टाइम पे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन रेट हाई होता है। सो कैम फोटोसिंथेटिक जो हमारा पाथवे है उससे क्या होगा, स्टोमेटा विल रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। उसके बाद जैसे तीसरा एग्जांपल है हमारा ओपनशिया का। सो ओपनशिया जो हमारा जो प्लांट है जो डिजर्ट में पाया जाता है उसमें लीव्स ही नहीं है। सो जो उसकी लीव्स हैं दे आर मॉडिफाइड इनटू नाउ स्पाइंस और थॉर्न्स, ठीक है। अब ये क्या है, रिड्यूस टू स्पाइंस। अब जो हमारा फोटोसिंथेटिक फंक्शन है वो कहाँ होगा, वो उसकी फ्लैटन्ड स्टेम से होगा। सो ये एग्जाम्पल फॉर्म में अगर हम देखें तो ये सारे अडेप्टेशंस ही हैं फॉर अ बेटर सर्वाइवल रेट इनटू वेरियस हैबिटेट्स इन विच दे लिव।
ये जो अडेप्टेशंस हम पढ़ रहे हैं जनरली फॉल करते हैं मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस के कैटेगरी के अंडर, ठीक है। सो उसमें एक और चीज़ आती है, वो ये आती है कि जो मैमल्स हैं जो कोल्डर क्लाइमेट में जनरली प्रेजेंट होते हैं उनके शॉर्टर ईयर्स होते हैं और लिम्स होते हैं, वाई एज टू मिनिमाइज द हीट लॉस। इसको हम कहते हैं एलन्स रूल। अब क्वेश्चन अगर आता है एलन्स रूल क्या होगा, सो मैमल्स generally living in colder climates will have shorter ears and limbs to minimize heat loss, ठीक है। उसके बाद होता है जैसे हमारा एक्वाटिक मैमल हो गया, उसमें क्या हो गया, सील। सो सील जो होता है उस पर एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है जिसको हम कहते हैं ब्लबर, वो प्रेजेंट होता है बिलो द स्किन। अभी बिलो द स्किन जो ब्लबर प्रेजेंट है ये एक्ट करेगा एज एन इंसुलेटर, वन। दूसरा, रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट, अगेन क्यों, क्योंकि वो कोल्डर क्लाइमेट में प्रेजेंट है। अब हम आते हैं कुछ ऐसे फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में, जैसे कि जब हम वेन एवर वी मूव फ्रॉम नॉर्मल प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज, जैसे कि शिमला हो गया हमारा, मनाली हो गया, सो वहाँ पे हमें एक एल्टीट्यूड सिकनेस नाम की चीज़ एक्सपीरियंस होती है। अब एल्टीट्यूड सिकनेस में क्या होता है, जनरली हमें सिम्टम्स होते हैं नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशंस और प्लस एक फीलिंग होती है कि हमारी सांस पूरी नहीं हो पा रही है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ हाई एल्टीट्यूड। ऊपर जाकर एटमॉस्फेयर प्रेशर लो हो जाता है, इसका मतलब बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। बट ग्रेजुअली अगर हम देखें तो वी फील कि नाउ वी फील ओके। तो ये जो एल्टीट्यूड सिकनेस है ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं चलती। वाई? बिकॉज द बॉडी गेट्स एक्लिमेटाइज्ड, देयरफॉर इट स्टॉप्स एक्सपीरियंसिंग एल्टीट्यूड सिकनेस। अब ये इस चीज़ को कैसे कॉम्पनसेट करती है, लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी को। लो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी का कॉम्पनसेशन होता है बाय इंक्रीजिंग रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन। हमें पता है जितना ज़्यादा रेड ब्लड सेल्स होगा उतना ही ज़्यादा एफिनिटी होगा ऑक्सीजन से बाइंड करने का, ठीक है। और जितना ऑक्सीजन से बाइंड करोगे उतना ज़्यादा प्रॉपर ब्रीदिंग रेट होगा। एंड इसी तरीके से एफिनिटी फॉर हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीजिंग ब्रीदिंग रेट हमारा पूरा हो जाता है। हाउ? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। उसके बाद कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे आर्की बैक्टीरिया, वो नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं बल्कि वो फ्लरिश करते हैं एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे, जैसे कि हो गए हमारे हॉट स्प्रिंग्स, डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जहाँ पे हमारा टेम्परेचर जनरली एक्सीड कर जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो इनका जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी फिजियोलॉजिकली एक ऑप्टिमल तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो वो उनका खुद का एक तरीका है। नेक्स्ट इज जैसे कि हमारे जो मरीन इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, कुछ फिशेस जो ग्रेट डेप्थ पे लिव करती है, जो जिसे हम जनरली क्या कहते हैं, बेंथिक जोन कहते हैं। सो वहाँ पे प्रेशर होता है, वहाँ पे जो नॉर्मल प्रेशर है उस बेंथिक जोन का वो कम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि वो, वेयर इज़ इट, जस्ट वेट, ओके। सो वहाँ का प्रेशर इज लेस देन 100 टाइम्स द नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट वी एक्सपीरियंस। पर इस तरीके के ऑर्गेनिज्म जो इतने एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और सर्वाइवेबिलिटी रेट दिखाते हैं, उनके पास एक फैसिनेटिंग एरे ऑफ बायोकेमिकल अडेप्टेशन होती है। बोले तो कुछ और ही तरीके का बायोकेमिकल अडेप्टेशन उनकी बॉडी रखती है इन ऑर्डर टू लिव इन दैट जोन। अब हम कुछ आते हैं कुछ एग्जाम्पल जो इंक्लूड करते हैं हमारे बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज। बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज क्या होता है कि जो वेरिएशंस हो रहे हैं एनवायरनमेंट में उसको बिहेवियरली कोप करना। जैसे कि हमारा क्या होता है, वी हैव लिजर्ड। सो लिजर्ड क्या करेगी, जब उसका व्हेन द लिजर्ड विल फील कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है, डेजर्ट लिजर्ड, सो जब उसको फील होगा कि उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो ज़्यादा बढ़ रहा है, और तो वो क्या करेगी, इट विल बास्क इन सन एंड विल एब्जॉर्ब हीट, ठीक है। और व्हेन देयर बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो द कंफर्ट जोन, मतलब कि अब कंफर्ट जोन से नीचे जाने लगा तो अब वो शेड में चली जाएंगी, शेड में चली जाएंगी। व्हेन द एम्बिएंट टेम्परेचर स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, तो मतलब अपने कंफर्ट जोन से ऊपर या नीचे टेम्परेचर फ्लक्चुएट करते ही वो बिहेवियरली रिस्पॉन्स करेगी, या तो वो सन में बास करेगी मतलब वो हीट एब्जॉर्ब करेगी, या फिर वो शेड में अपने आप को कूल डाउन करेगी। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिजम्स होते हैं हु आर केपेबल ऑफ बरोइंग इनटू सॉइल। सॉइल में बरो करने से क्या होगा, दे विल बी एबल टू हाइड एंड एस्केप फ्रॉम द अबव ग्राउंड हीट।
Let us understand now population, and in population let us understand population attributes. Generally हम क्या देखते हैं, हम नेचर में जनरली देखते हैं आइसोलेटेड या सिंगल्स इंडिविजुअल किसी भी स्पीशीज़ का, है ना, पर नॉर्मली वो इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं करते, वो एग्जिस्ट करते हैं व्हेन दे लिव इन ग्रुप एंड इन अ वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया, then what we say it कि this is a population of certain organism type or this is a population of a species. So अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखना चाहें पॉपुलेशन के, सो इट कैन बी दैट लॉट्स ऑफ लोटस इन अ पॉन्ड और बैक्टीरिया इन अ कल्चर प्लेट, टीकवुड ट्रीज इन अ फॉरेस्ट ट्रैक्ट, रैट्स इन एन अबैंडन्ड ड्वेलिंग. सो ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो जाते हैं पॉपुलेशन के. द थिंग इज़ कि बेशक किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को कोप करना पड़ता है चेंज्ड एनवायरनमेंट में, विच इज़ वाई वी से इट्स द अडेप्टेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म और इट्स द केपेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट हाउ अप टू विच एक्सटेंड द इंडिविजुअल कैन अडेप्ट इट सेल्फ. ठीक है, बट जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन होता है वो हमेशा कौन से लेवल पे होता है, इट ऑलवेज अकर्स एट द पॉपुलेशन लेवल, एंड देयरफॉर ये जो पॉपुलेशन है हमारी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है इकोलॉजी में. वाई? बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स प्लस इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्यों? क्योंकि जो हमारा नेचुरल सिलेक्शन है वो क्या कर रहा है, आगे जाकर ऑपरेट ही तो कर रहा है इवोल्यूशन में, और इसी तरीके से तो हमारा इवॉल्व हो रहा है कोई भी डिज़ायर्ड ट्रेट आगे वाले टाइम में. सो पॉपुलेशन के कुछ सर्टन एट्रीब्यूट्स होते हैं. बोले तो किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे, जैसे कि कोई भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो या तो वो उसका बर्थ होगा या उसका डेथ होगा, मगर किसी भी पॉपुलेशन में उसका बर्थ रेट और डेथ रेट कहलाया जाएगा, है ना. उसके अलावा ये जो हमारा रेट है वो रेफर करता है पर कैपिटा बर्थ एंड डेथ. ठीक है, अब जनरली इसको हम किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं कि हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन, मतलब सपोज कि 20 जो है हमारा नॉर्मल पॉपुलेशन था, अब उसमें अगर +8 हुआ है तो मतलब बर्थ हुआ है. ठीक है, और -8 हुआ है तो मतलब कि उसका डेथ हुआ है, या इतने जो है हमारे नॉर्मल पॉपुलेशन से कम हो गए. तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं अपने बर्थ रेट और डेथ रेट को. नेक्स्ट इज़ कि एक और एट्रीब्यूट होता है या एक और कैरेक्टरिस्टिक होता है पॉपुलेशन का, वो होता है सेक्स रेशियो. मतलब कि कोई भी इंडिविजुअल कैन आइदर बी मेल और फीमेल, बट इन अ पॉपुलेशन व्हाट एग्जिस्ट इट देयर एग्जिस्ट अ सेक्स रेशियो. मतलब कि द पॉपुलेशन हैज़ 60% ऑफ मेल्स और 40% ऑफ फीमेल और व्हाटसोएवर. ये जो हमारा आंकड़ा है या जो हमारे नंबर्स हैं ये चेंज हो सकते हैं. एक और चीज़ होती है वो ये होती है एन इंडिविजुअल कैन बी ऑफ एनी एज, बट the population at a given time is composed of individuals of different ages. तो वहाँ पे जो population है where there are more number of humans or animals or organisms living together in a particular geographical area, so वो किस चीज़ से composed होंगे? They will be composed of individuals of different ages. therefore जो age distribution, अगर हम age distribution कर दें और प्लॉट कर दें उसको अगेंस्ट पॉपुलेशन, मतलब कि एक तरफ हमने पॉपुलेशन कर दिया और हमने एज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, तो हमारा जो बनकर जो भी हमारा बनेगा, जो भी हमारा प्रिपेयर होगा, उसे हम वो कहलाया जाएगा एज पिरामिड. वो क्या कहलाया जाएगा? एज पिरामिड. अब यहाँ पे अगर हम एज पिरामिड का एक एग्जाम्पल देखें तो ये है हमारा एक्सपैंडिंग, मतलब कि चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं. ये है हमारा स्टेबल और ये है हमारा डिक्लाइनिंग. बोले तो बेस से डिक्लाइन हो रहा है. ठीक है, जो साइज ऑफ द पॉपुलेशन है, किसी भी पॉपुलेशन का साइज हमें उस जगह के हैबिटेट और उस जगह की जोग्राफिकल लोकेशन एंड एडवर्सिटीज़ ये सब हमें बहुत अच्छे से बताती है. कोई भी इंडिविजुअल वो चीज़ नहीं बता पाएगा, बल्कि कोई पॉपुलेशन जो है इट टेल्स अस अबाउट अ लॉट इन दी हैबिटेट. सो ये जो हमारा क्या नाम है, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि वो हमें हैबिटेट का स्टेटस बता रही है, पर हम किसी भी पॉपुलेशन को पकड़कर हम ये देख सकते हैं कि कंपटीशन बिटवीन अनदर स्पीशीज़ का क्या आउटकम रहा है, या इम्पैक्ट ऑफ द प्रेडिटर और इफेक्ट ऑफ अ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन. ये सब हम इवैल्यूएट कब करते हैं? हम इवैल्यूएट करते हैं पॉपुलेशन साइज़ में. ठीक है, कि कोई भी चेंज जब होगा पॉपुलेशन साइज़ में हम हमेशा उस तरीके से उसको इवैल्यूएट करेंगे. अभी जो पॉपुलेशन साइज़ है हम इसको टेक्निकली कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, और इस टेक्निकल पॉपुलेशन डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं एज एन, एज कैपिटल एन. एक और चीज़ होती है वो ये होती है कि जनरली हम पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे गिन सकते हैं? या तो हम गिन सकते हैं कि नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, ठीक है। पर क्या होता है कि कई बार नंबरिंग मतलब नंबरिंग करना या चीज़ों को एक्चुअल में काउंट करना बहुत ज़्यादा कम्बरसम और टीडियस प्रोसेस हो जाता है, तो हम उसको एक रिलेटिव डेंसिटी से वो करते हैं कैलकुलेट, या हम ये कहते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी सर्व द पर्पस इक्वली वेल। तो उधर क्या होगा, हम या तो हम उसका बायोमास कैलकुलेट करेंगे, या हम ये देखेंगे कि वो कितने एरिया में ज़्यादा फैला हुआ है। और उसी तरीके से जैसे कि ये तो हो गया हमारा पॉपुलेशन साइज़ को एस्टिमेट करना, पर इसके अलावा हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारा टाइगर सेंसस है किसी भी नेशनल पार्क में या हमारे टाइगर रिजर्व्स में, हम उसको जनरली कैसे कैलकुलेट कर देंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द पग मार्क्स एंड फीकल पैलेट्स। तो ये सब था इस पूरे पैराग्राफ में। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन ग्रोथ। कोई भी पॉपुलेशन का साइज किसी भी गिवन स्पीशीज़ के लिए वो एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं होता है, मतलब फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम द पॉपुलेशन ग्रोथ और द पॉपुलेशन साइज ऑलवेज फ्लक्चुएट्स बट डिपेंडिंग ऑन सर्टन फैक्टर्स। अब ये जो कुछ फैक्टर्स है वो हमारे कुछ इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फैक्टर्स इंक्लूडिंग अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड, प्रेडेशन प्रेशर, एडवर्स वेदर एंड वॉट नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कहते हैं कि अब ये जो चेंजेस हैं, ये जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके पॉपुलेशन साइज जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है, इससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर द पॉपुलेशन इज़ फ्लरिशिंग और डिक्लाइनिंग। अब यहाँ पे हमारे 4 बेसिक प्रोसेस होते हैं जो इनिशियली किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम पे डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं या इफेक्ट डालते हैं। उसमें से ये जो 4 प्रोसेसेस हैं इनके नाम है नेटिलिटी, मॉर्टैलिटी, इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन, जिसमें से नेटिलिटी और एमिग्रेशन क्या करेंगे, नेटिलिटी और एमिग्रेशन हमेशा इंक्रीज करेंगे, क्या, दे विल कंट्रीब्यूट टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, जबकि जो हमारा मॉर्टैलिटी और एमिग्रेशन है, मॉर्टैलिटी और जो एमिग्रेशन है वो डिक्रीज करेगा पॉपुलेशन डेंसिटी। सो दे विल ऑलवेज लीड टू द डिक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। अगर हमें इस किसी भी तरीके से याद करना है, सो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फैक्ट कि इंक्रीज जो है, इंक्रीज में क्या आ रहा है, आई और एन आ रहा है, और आई से क्या बना, इमिग्रेशन, और एन से क्या बना, नेटिलिटी। सो नेटिलिटी और इमिग्रेशन एन आई या इन इंक्रीज करेगा, और उसके अलावा जो दूसरे 2 बच जाते हैं वो हमारे डिक्रीज करेंगे। सो नेटिलिटी रेफर्स कि कितने नंबर ऑफ बर्थ किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हुए हैं जो ऐड कर रहे हैं इनिशियल डेंसिटी को। मॉर्टैलिटी नंबर ऑफ डेथ। इमिग्रेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल सेम स्पीशीज के, इंपॉर्टेंट बात है सेम स्पीशीज, ठीक है। कई बार MCQ में इस वर्ड से खेला जा सकता है। सो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम द सेम स्पीशीज जो किसी भी हैबिटेट से उठकर एक हैबिटेट में आकर जुड़ रहे हैं या एक पार्ट बन रहे हैं, दे आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ द सेम हैबिटेट। एमिग्रेशन बोले तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन जो एक हैबिटेट से कहीं और जाकर चले गए हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ नेटिलिटी एंड एमिग्रेशन लीड्स टू द इंक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी, वेयर एज mortality एंड एमिग्रेशन डिक्रीज इट। ये डायग्राम क्लियरली हमें दिखा रहा है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो हम डिनोट करते हैं एज द कैपिटल लेटर एन, वहाँ पे जो हमारा नेटिलिटी है मतलब कि बर्थ रेट, और जो इमिग्रेशन है बोले तो सेम स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स एक हैबिटेट से दूसरी तरफ में ऐड होना, वो क्या कर रहे हैं, फाइनली इंक्रीज कर रहे हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। वेयर एज मॉर्टैलिटी मतलब कि डेथ रेट, और एमिग्रेशन बोले तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ किसी और हैबिटेट से कहीं दूर जा रहे हैं, सो दे विल लीड टू द डिक्रीजमेंट ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी। सो अगर मैं ये बोलूँ कि किसी एक पॉपुलेशन की डेंसिटी जो है किसी टाइम पे, मतलब सपोज टी टाइम पे वो n रही है, तो t+1 टाइम पे उस पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या रही होगी। सो उस +1 जो हमने ऐड किया उसमें सबसे पहले तो हमें इनिशियल डेंसिटी लेनी ही पड़ेगी। सो इनिशियल डेंसिटी क्या है हमारी उस टाइम पे, NT टाइम पे NT थी, प्लस मुझे ये पता है कि B और I मतलब कि नेटिलिटी बोले तो बर्थ रेट और इमिग्रेशन हमेशा ऐड करते हैं, तो मैं B+I को एक साथ रखूँगी, जबकि D और E मतलब कि मॉर्टैलिटी और एमिग्रेशन हमेशा पॉपुलेशन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, तो इन दोनों को प्लस करके मैं फाइनली सब्सट्रैक्ट कर दूंगी, और इस तरीके से जो मेरी पॉपुलेशन डेंसिटी है एट द टाइम NT+1 वो हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रोथ मॉडल जिसमें हमें पता चलता है कि क्या कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न है या कोई स्पेसिफिक पैटर्न है दैट हाउ द पॉपुलेशन ग्रोज। सो इसमें हम 2 चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ।
सो इन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट बन जाता है ग्रोथ मॉडल्स में, इसमें क्या होता है, आइडली हम सिचुएशन लेते हैं व्हेन द रिसोर्सेज इन एनी हैबिटेट इज़ अनलिमिटेड, ठीक है। सो इसका मतलब कि ये है कि वहाँ पे किसी भी रिसोर्स की, मतलब बोले तो फूड और स्पेस की अवेलेबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, और उस पर कोई मतलब एज सच चेक नहीं है कि उसकी कमी पड़ने वाली है। सो यहाँ पे क्या होता है, व्हेन द रिसोर्सेज इन एनी हैबिटेट इज आर अनलिमिटेड, सो एवरी स्पीशीज हैज़ द एबिलिटी टू रियलाइज फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन नंबर। अब जब रिसोर्सेज ही अनलिमिटेड है तो ऑफकोर्स उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फॉर एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्पिटिशन ऑफ अ सर्वाइवल रेट ऑफ फिटनेस व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। सो इस तरीके से हम कहते हैं कि जब आइडली ये सिचुएशन होती है तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो करती है इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन, ठीक है, इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैशन। अब सपोज हम बात करते हैं, सपोज हमने बात करी कि जो पॉपुलेशन का साइज़ है उसे हम एन मान लेते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन का साइज़ एन मान लेते हैं, जहाँ पे हमारे बर्थ रेट्स जो है वो बी है और डेथ रेट जो है हमारे डी है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ कि अगर मुझे किसी भी पॉपुलेशन का डेंसिटी पता करना है फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, तो हम क्या करेंगे, उस पॉपुलेशन डेंसिटी को हम कैसे पढ़ेंगे, डी एन अपॉन डी टी। और उस गिवन पीरियड ऑफ टाइम में हम क्या बोलेंगे कि जो पहले जो इनिशियल डेंसिटी रहेगी वो, सो इनिशियल डेंसिटी में हम सबसे पहले बी माइनस डी कर देंगे, बी माइनस डी क्या हो जाएगा, हमारा बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू एन हो जाएगा। अगर मैं इस बी माइनस डी को एक कांस्टेंट से मतलब रिप्लेस कर दूं जिसका नाम है आर, और आर यहाँ पर कहलाया जाता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा डी एन अपॉन डी टी इक्वल्स टू आर एन। अब ये जो आर है ये हर एक पॉपुलेशन के पैरामीटर के हिसाब से चेंज होता है, ठीक है, जैसे कि जो आर वैल्यू है फॉर नॉर्वे रैट इज दिस, फॉर फ्लावर बीटल इज दिस, एंड आर वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया इज दिस, ठीक है। सो अगर अब इक्वेशन को हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसका एक ग्राफ प्लॉट करूं विद एन एट वन साइड, मतलब कि व्हेन वी प्लॉट एन इन रिलेशन टू टाइम, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी इन रिलेशन टू टाइम, तो जो मेरा ज्योमेट्रिक फैशन में जो मेरा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है जिसको हम जे शेप्ड कर्व भी कहते हैं। सो इसको हम जे शेप्ड कर्व कहते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि एनी स्पीशीज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली अंडर अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशंस, और इस वजह से दे कैन रीच एनॉर्मस पॉपुलेशन डेंसिटी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे हमें दिख रहा है दिस इज द जे शेप्ड, ये है हमारा फॉर्मूला फॉर व्हाट, फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जिसको हम ज्योमेट्रिक फैशन में भी इंक्रीज कहते हैं और जिसको हम जे शेप्ड भी कहते हैं। नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक ग्रोथ। लॉजिस्टिक ग्रोथ हमें ये समझाता है कि हमें ये पता है कि किसी भी पॉपुलेशन की कोई भी स्पीशीज़ इन नेचर जो है उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होने वाले हैं जो उसको परमिट करें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड रिसोर्सेज होने ही नहीं वाले, देयर विल ऑलवेज बी अ लिमिटेड रिसोर्सेज इन दी नेचर। सो इस वजह से क्या होगा, हमेशा कंपटीशन लीड करेगा, और जब कंपटीशन लीड करेगा तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो हमेशा जो फिट इंडिविजुअल्स हैं दे आर गोइंग टू सर्वाइव एंड दे आर इवेंचुअली गोइंग टू रिप्रोड्यूस, राइट। सो इस तरीके से किसी भी गिवन हैबिटेट में व्हेन देयर इज इनफ रिसोर्सेज टू सपोर्ट अ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, तो एक टाइम पे नो फर्दर ग्रोथ कैन बी पॉसिबल। अब ये जो नेचर की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसको हम जनरली के से डिनोट करते हैं, ठीक है, कैरिंग कैपेसिटी फॉर द स्पीशीज इन दैट हैबिटेट। तो अगर मैं इसका ग्रोथ रेट देखूँ जब हम प्लॉट करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी इन रिलेशन टू टाइम, तो हमें एक सिग्मोइड कर्व का ग्रोथ मिलेगा। अभी जो सिग्मोइड कर्व का जो ग्रोथ है जो लॉजिस्टिक ग्रोथ में आता है, यहाँ पे हम कहते हैं कि इनिशियली क्या होता है, इनिशियली जो पॉपुलेशन जो ग्रो कर रही है जहाँ पे लिमिटेड रिसोर्स है वो एक लैग फेज दिखाता है। कौन सा फेज दिखाता है? वो दिखाता है लैग फेज, ठीक है। लैग फेज के बाद देयर इज़ अ फेज ऑफ एक्सेलरेशन जहाँ पे इंक्रीज कर रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी। उसके बाद आता है डिसेलरेशन, मतलब कि अब वो डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज करने के बाद एसिम्प्टोट हो जाता है। एसिम्प्टोट बोले तो एक लाइन पे सीधा चलने लगता है व्हेन द पॉपुलेशन डेंसिटी रीचेज द कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें सिग्मोइड कर्व मिल जाता है, और इस पॉपुलेशन ग्रोथ को हम वर हर्स्ट पर लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व भी कहते हैं, हम ये भी कहते हैं। सो इस तरीके से अगर हम इक्वेशन पे आए तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी,
for that given period of time dn upon dt equals to rn हमारा b माइनस d का जो r था, जो r क्या कहला रहा था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और वैसे ही हमारा कैरिंग कैपेसिटी जो है वो k से डिनोट करी जाती है। अब क्योंकि रिसोर्सेज जो हैं वो मोस्ट ऑफ दी एनिमल्स और या पॉपुलेशन के लिए वो हमेशा लिमिट होने ही वाले हैं सूनर और लेटर आफ्टर कंजम्पशन, इसलिए हम लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल को एक मोर रियलिस्टिक वन कहते हैं। सो आइडल सिचुएशन में कौन सा ग्रोथ माना जाता है, वो माना जाता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, जबकि रियलिस्टिक सिचुएशन में या रियलिस्टिक वन कौन सा माना जाता है, इट्स ऑलवेज लॉजिस्टिक ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। सो जो पॉपुलेशन है वो हमेशा इवॉल्व करती है टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस बोले तो आगे जाकर उनकी जो स्पीशीज़ है वो मोर सर्वाइवेबल रेट पे हो और मोर डिज़ायरेबल ट्रेट के साथ हो। सो इसको हम कहते हैं डार्विनियन फिटनेस, जिसका मतलब कि होता है हाई आर वैल्यू, और आर क्या था, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज था। ठीक है, सो किसी भी हैबिटेट में ताकि ये लिव कर सके। अब इसमें क्या होता है कि एक प्रेशर हो जाता है, एक सिलेक्शन प्रेशर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म जो है वो इवॉल्व करता है टुवर्ड्स द मोस्ट एफिशिएंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी। अब ये डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज एंड इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व, वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ब्रीड करें। सो देर आर सम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो ब्रीड करते हैं ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, एग्जाम्पल पैसिफिक सामन फिश एंड बैम्बू। दूसरा जो बहुत बार करते हैं दैट्स लाइक मोस्ट बर्ड्स एंड मैमल्स। कुछ प्रोड्यूस करते हैं लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड ऑफ स्प्रिंग्स, ऑयस्टर पेलागिक फिशेज, while other produces a small number of large size offsprings जैसे कि birds and mammals। यहाँ पे जो है ये स्मॉल साइज ऑफस्प्रिंग, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज्ड और स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज में हमें बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सो इस तरीके से ये डिपेंडिंग ऑन हाउ दे कैन फील और हाउ दे कैन ट्रांसमिट देयर डिज़ायरेबल ट्रेट ऑन टू दी अदर जनरेशन, इस तरीके से फिटनेस काम करती है, एंड देयरफॉर हम इसे कहते हैं हाई आर वैल्यू। Next is population interaction. So in population interaction, what happens is there is an interaction of population between two different species. Suppose this is a group of one species and this is a group of other species. तो हम इसे क्या कहेंगे, population of one species and population of other species. So when they interact बिटवीन वन अनदर, हम इसे कहते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द इंटरेक्शंस कि वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, हमने नाम दिया है कि इट कुड बी बेनिफिशियल, डेट्रीमेंटल, न्यूट्रल टू वन ऑफ द स्पीशीज और बोथ ऑफ देम। सो इस तरीके से एक टेबल प्रिपेयर किया गया। सो प्रिपरेशन ऑफ द टेबल इज़ मोर ईजियर टू अंडरस्टैंड। व्हाट हैपन्स इज इन म्यूचुअलिज्म में स्पीशीज़ मतलब दोनों स्पीशीज़ को अपना अपना फ़ायदा होगा। कंपटीशन में दोनों में से किसी को भी फ़ायदा नहीं होगा। प्रिडेशन में एक को फ़ायदा होगा और एक को नुकसान होगा, और इसमें डिपेंड करता है कि वो प्रे है। ठीक है, जिसको फ़ायदा होने वाला है वो क्या होने वाला है, दैट इज़ गोइंग, जिसको फ़ायदा होने वाला है वो तो हमारा अपर उस पर आ ही जाएगा, पर जिसका नुकसान होने वाला है वो हो जाएगा हमारा प्रे इन प्रेडेशन। बट इन पैरासिटिज्म जिसका नुकसान होने वाला है उसको हम कहेंगे होस्ट। क्यों, पैरासाइट ऑलवेज फीड्स ऑन होस्ट। कमेंसलिज्म पे एक का फ़ायदा है, दूसरे का कोई नुकसान भी नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं, सो इट विल रिमेन अनअफेक्टेड। अमेंसलिज्म पे एक का नुकसान है और दूसरा रिमेन्स अनअफेक्टेड। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम प्रेडेशन फर्स्ट। प्रेडेशन सुन के हमेशा दिमाग में आता है एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, एग्जाम्पल ऑफ टाइगर एंड डियर। ठीक है, तो इसमें प्रे कौन हो जाएगा, डियर हो जाएगा। फ़ायदा किसका होगा, टाइगर का होगा। वाई, बिकॉज टाइगर विल बी हैविंग ग्रेट फूड दैट नाइट। ओके, सो इसके अलावा क्या होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे हर्बीवोर्स फीडिंग ऑन प्लांट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। देन स्क्विरल ईटिंग अ सीड इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेडेशन। बट द थिंग इज़ कि जो हमारे प्रेडेटर्स हैं ये एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन एनर्जी ट्रांसफ़र अक्रॉस ट्रॉफिक लेवल। Plus they keep prey population under control. Of course they are feeding on prey and therefore जो prey की जो population है वो हमेशा under control रहेगी। But sometimes what happens is कि for predators prey species could achieve very high population densities and cause ecosystem instability। मतलब कि अगर इनकी population पे check नहीं रखा गया prey की population पे, तो ये एक large number of उस पे
रेट पे ग्रो करती हैं, प्लस इकोसिस्टम पे इंस्टेबिलिटी ला देती हैं। जिसमें से एक एग्जांपल है कि मतलब देन दे बिकम इन्वेजिव एंड देन स्टार्ट स्प्रेडिंग फास्ट, ठीक है। अब इसमें से एग्जांपल क्या है, जैसे एक हमारा है प्रिकली पियर कैक्टस। प्रिकली पियर कैक्टस जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया था ऑस्ट्रेलिया में ड्यूरिंग 1920s। अब वो इतना इट स्प्रेड सो रैपिडली इनटू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, जिसके लिए अब उसको अंडर कंट्रोल लाना पड़ा बाय इंट्रोड्यूसिंग अ कैक्टस फीडिंग प्रेडेटर मॉथ फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। सो इस तरीके के बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड्स हमें अडॉप्ट करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू कीप चेक ऑन दी प्रे पॉपुलेशन, सो एज इट डज नॉट प्रोड्यूसेस और इट डज नॉट कॉजेज एन इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी इन द एनवायरमेंट। सो प्रेडेटर्स हेल्प इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी, हाउ? बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग कंपीटिंग प्रे स्पीशीज, ठीक है। अब क्या होता है कि प्रेडेटर जो है वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है एंड इट कैन ऑल्सो ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे, ठीक है। अब इट्स नॉट दैट ईजी कि जो प्रे है इट्स रेडिली अवेलेबल टू बी over exploited, ठीक है। so they also have they have evolved a certain kind of various defenses to lessen the impact of the predation। अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होता है, कुछ इंसेक्ट्स और कुछ फ्रॉग्स होते हैं जो कि क्रिप्टिकली कलर्ड होते हैं, जिसको हम नॉर्मली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कैमोफ्लाज्ड, ठीक है। सो कैमोफ्लाज से क्या हो जाएगा, इट विल बी अवॉइड बीइंग डिटेक्टेड ईजिली बाय द प्रेडेटर्स। कुछ क्या होते हैं, कुछ पॉइजनस होते हैं ताकि वो इंजेस्ट करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करें या डाइजेस्ट करते वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करें, ठीक है। और ये इस तरीके से वो पॉइजनस या वेनम जो है वो इस तरीके से निकालते हैं। अब उसका एक एग्जांपल है जैसे कि मोनक बटरफ्लाई। सो जो मोनक बटरफ्लाई है वो हाईली डिस्टेस्टफुल होती है फॉर द बर्ड और फॉर इट्स प्रेडेटर। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा डिस्टेस्टफुल केमिकल मतलब कि सिक्रीट करती है फ्रॉम इट्स बॉडी। अब इंटरेस्टिंगली इस बटरफ्लाई ने ये जो हमारा डिस्टेस्टफुल जो इसने अपना एक इवॉल्व करा है एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये कहाँ से एक्वायर किया? इसने एक्वायर किया व्हेन दिस बटरफ्लाई वाज इन कैटरपिलर स्टेज बाय फीडिंग ऑन अ पॉइजनस वीड। नेक्स्ट इज ओके, नेक्स्ट इज क्या होता है, फाइटोफेगस, मतलब कि वो एनिमल्स जो फीड करते हैं प्लांट सैप पे या फिर या अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स पे, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कुछ प्लांट्स ने इस तरीके से इवॉल्व किया कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इवॉल्व करे कि उन्होंने अपनी लीव्स को थॉर्न्स में बदल लिया या स्पाइन्स में बदल लिया। सो ऑफकोर्स कोई भी अब एनिमल जो है उसको खा नहीं सकता है, तो ये मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस हो गया। नेक्स्ट इज कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो या तो प्रोड्यूस करते हैं या स्टोर करके रखते हैं केमिकल्स, ठीक है। वो केमिकल्स जो हर्बीवोर व्हेन फॉर द हर्बीवोर व्हेन इंजेस्टेड दीज सर्टन पार्ट ऑफ द प्लांट्स वो सिक कर देंगे या फिर इनहिबिट कर देंगे फीडिंग, या फिर डिजेशन में प्रॉब्लम ला देंगे, या फिर रिप्रोडक्शन डिस्टर्ब कर देंगे, और फाइनली किल भी कर सकते हैं उस एनिमल को, उस इंसेक्ट को, या किसी भी चीज़ को, दोज हुसोएवर इज फीडिंग ऑन दैट प्लांट। जिसमें से एक एग्जाम्पल है हमारा कैलोट्रोपिस का, ठीक है। जो कैलोट्रोपिस है वो जनरली बहुत ज़्यादा हमें उगते हुए दिखते हैं। वो इसलिए उगते हुए दिखते हैं बिकॉज नन ऑफ द हर्बीवोर feed on that calotropis plant, or none of this can be found, none of the cattle or goats can be found browsing on this plant. Why? Because the plant produces a highly poisonous cardiac glycosides. So इस वजह से कोई भी animal जो है इसको खाना नहीं पसंद करेगा, because nobody wants to be killed. कुछ और प्लांट्स हैं जिसमें से हम केमिकल सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट करते हैं कुछ प्लांट्स में से, एंड वी थिंक दैट दे आर यूजफुल फॉर अस, बट फॉर सर्टन ऑर्गेनिजम्स वो यूजफुल नहीं होते हैं, जैसे कि निकोटीन, कैफीन, क्विनीन, स्टार्किन, ओपियम, ये सब जो है ये प्रोड्यूस होते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। वो अलग बात है कि हम उसको अपने तरीके से यूज़ कर रहे हैं। सो दे आर प्रोड्यूस्ड एज अ डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट whom? अगेंस्ट ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपटीशन। सो एज डार्विन स्पोक अबाउट व्हाट स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन नेचर, कंपटीशन ज़रूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू एग्जिस्ट इन नेचर, ऑल्सो इन अमंगस्ट सुपीरियर क्वालिटी ऑल्सो एंड अमंगस्ट इन्फीरियर क्वालिटी एज वेल। सो कॉम्पिटिशन ऐसा दिस इज़ बिलीव्ड कि जो कॉम्पिटिशन है वो अकर करता है व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं दे कम्पीट विद ईच अदर फॉर अ सेम रिसोर्सेज, और वो रिसोर्स जो है विच हैज़ टू बी लिमिटेड
लिमिटिंग इन नेचर। बट जनरली ऐसा देखा नहीं गया है। पहली बात कि ज़रूरी नहीं है कि वो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ही हों जो कम्पीट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। दूसरा, ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेम जो सोर्स रिसोर्स है वो लिमिटिंग हो। कई बार क्या होता है कि व्हेन द रिसोर्सेज आर अबंडेंट इन नेचर तब भी कंपटीशन देखा गया है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो शालो साउथ अमेरिकन लेक में जो हमारी फ्लमिंगोज आती हैं क्या करके, माइग्रेट करके, और वहाँ की जो रेजिडेंट फिश हैं ये दोनों ही सेम सोर्स रिसोर्सेज के ऊपर मतलब फीड कर रही होती है, तो इसका मतलब compete करती हैं। कॉमन फूड क्या है, जू प्लैंक्टॉन्स इन द लेक। सो बात आ गई कि अनरिलेटेड स्पीशीज़ भी compete कर रही हैं। दूसरी बात ये कि अगर बाय चांस अगर हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड है तो कंपटीशन होता है, बट ऑल्सो अबंडेंट रिसोर्सेज में भी कंपटीशन होता है, पर उसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस कंपटीशन। बोले तो जब भी कोई हमारी सुपीरियर स्पीशीज़ जो है वो अपने खाने की एबिलिटी एफिशिएंसी को इतना बढ़ा देती है जिसकी वजह से इंफीरियर स्पीशीज़ जो है उनको खाने को नहीं मिलता, या उनकी फीडिंग हैबिट चेंज हो जाती हैं, या इनहिबिटरी प्रेजेंस दिखा देते हैं वो। तो इस वजह से इवन इफ़ द फूड और द स्पेस रिसोर्सेज आर अबंडेंट इन नेचर, कंपटीशन तब भी अराइज करता है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि कंपटीशन जो है वो किस तरीके से डिफाइन करा जा सकता है कि अ प्रोसेस इन विच द फिटनेस ऑफ वन स्पीशीज़ a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of the another species। अब जिसके जिसके प्रेजेंस में लो हो रही है उसकी फिटनेस, उसको हम कह देते हैं सुपीरियर स्पीशीज़, और जो लो कर रहा है उसे हम कह देते हैं इन्फीरियर स्पीशीज़। अब ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो सुपीरियर स्पीशीज़ है दे इवेंचुअली, मतलब कंपटीशन में आते आते दे इवेंचुअली एलिमिनेट दी अदर स्पीशीज़। ठीक है, पर इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं है। पर एक एविडेंस जो पुराना था वो ये था कि अबिंगडन टॉर्टोइस जो है गैलापागोस आइलैंड में वो एक्सटिंक्ट हो गए थे जब वहाँ पे गोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों? क्योंकि जो गोट्स की जो ब्राउजिंग एफिशिएंसी है ग्रासेस पे वो बहुत ज़्यादा है, और इस वजह से गैलापागोस आइलैंड पे अबिंगडन टॉर्टोइस जो है वो एक्सटिंक्ट हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कॉम्पिटिटिव रिलीज़। कॉम्पिटिटिव रिलीज़ क्या होता है कि अगर कोई भी एक स्पीशीज़ जिसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है एक ही स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में, किसकी वजह से, क्योंकि कहीं और कोई एक कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर स्पीशीज़ रहती हैं। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेंगे, वो एक ही तरफ अपना जो एरिया है वो बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जनरली ये कहा जाता है कि जो हर्बीवोर्स हैं और जो प्लांट्स हैं दे अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन दैन कार्निवोर्स। सो ये लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है एनसीईआरटी की। ये किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है कि हर्बीवोर्स एंड प्लांट्स अपीयर टू बी मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय द कंपटीशन दैन कार्निवोर्स। एक आता है हमारा गॉसेस कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो जो कंपेटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये कहता है कि दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज पर जो है compete कर रहे हैं वो को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब किसी ना किसी एक को तो एलिमिनेट होना पड़ेगा या एक्सटिंक्ट होना पड़ेगा, और जो उनको एलिमिनेट करेंगी इवेंचुअली वो होंगी हमारी सुपीरियर स्पीशीज़। बट ऐसा नहीं है। ये तब तक तो पॉसिबल हम तब भी देख सकते हैं जब हमारा रिसोर्सेज लिमिटेड हो, पर जब अबंडेंट हो तो ऐसा नहीं होता कि दे विल इवेंचुअली एलिमिनेट द अदर स्पीशीज़। व्हाट हैपेंस इज दे कैन को एग्जिस्ट बाय चेंजिंग सम ऑफ देयर बिहेवियरल पैटर्न्स, बिहेवियरल पैटर्न्स जैसे कि हमारे क्या हो सकते हैं, differences in the foraging activities और different time for feeding या different of foraging patterns। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया था वो था हमारा रिसोर्स पार्टिशनिंग का। रिसोर्स पार्टिशनिंग का मतलब ही ये हो जाता है कि मतलब कुछ स्पीशीज़ ने ऐसा मैकेनिज्म ऑप्ट कर लिया जो प्रमोट कर रहा है को एग्जिस्टेंस रादर दैन एक्सक्लूजन। ठीक है, अब जैसे हमारे मैक आर्थर ने बताया था कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ हैं वॉबलर्स की जो एक ही ट्री पर रह रही हैं और वो कंपटीशन अवॉइड करती हैं और को एग्जिस्ट कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ बिहेवियरल डिफरेंसेस ला दिए हैं अपने फॉरेजिंग एक्टिविटीज़ में। नेक्स्ट आता है पैरासिटिज्म। सो पैरासिटिज्म पे जो एक स्पीशीज़ होती है वो एक होती है फ़ायदे में और एक होती है नुकसान में। नुकसान में होगी वो होस्ट होगी, ये वो होस्ट है जिस पे पैरासाइट जो है फीड करते हैं या उन पे क्लिंग ऑन करके रखते हैं। ठीक है, अब बोला जाए तो पैरासिटिक मोड जो है वो क्या इंश्योर करता है? सो पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ इंश्योर करता है फ्री लॉजिंग एंड मील्स। ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि ये क्लिंग ऑन करके रखते हैं होस्ट को और उन्हें फिजिकली वीक बनाते हैं। पर बात यह है कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जहाँ पे पैरासाइट इवॉल्व करता जाता है कि वो होस्ट में अच्छे से रह सके और स्पेशलाइज्ड फीचर्स अपने आप ऐड करता जाता है, वहीं ऑन द कॉन्ट्ररी जो होस्ट है वो इवॉल्व करता है और
रिजेक्टिंग मैकेनिज्म स्टार्ट करता है, या तो रिजेक्टिंग मैकेनिज्म या टू रेजिस्ट द पैरासाइट, ठीक है। तो ये दोनों जो है आपस में इवॉल्व करते रहते हैं इन ऑर्डर टू स्टे क्लोज कौन रहेगा, पैरासाइट रहेगा, जबकि होस्ट जो है इट विल मेक श्योर या इट विल इंश्योर कि इस तरीके का मैकेनिज्म वो अडाप्ट कर सके कि वो उसको दूर कर सके, रेजिस्ट कर सके, ठीक है। तो ओवर द कोर्स ऑफ टाइम जो पैरासाइट है इन्होंने अपने स्पेशल अडेप्टेशंस जो है वो इवॉल्व कर लिए हैं, जैसे कि अडहेसिव ऑर्गन्स पे ध्यान देना, सकर्स ताकि वो क्लिंग ऑन कर सकें होस्ट पे, लॉस ऑफ डिजेस्टिव सिस्टम, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। अब जो लाइफ साइकिल होती है पैरासाइट की वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसको जनरली एक या दो इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होते हैं, वेक्टर्स चाहिए होते हैं टू फैसिलिटेट पैरासिटिज्म, ठीक है, ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट। अगर हम एग्जाम्पल देखें पहला लिवर फ्लूक का, सो लिवर फ्लूक जो कि हमारा ट्रेमेटोड पैरासाइट है वो डिपेंड करता है हमारे दो इंटरमीडिएट होस्ट इंपॉर्टेंट, पहला है स्नेल और दूसरा है फिश, ठीक है। वैसे ही जो हमारा मलेरियल पैरासाइट है उसको ज़रूरत किसकी होती है, मस्कीटो की होती है एज अ वेक्टर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमारे पैरासाइट हैं ये होस्ट को हार्म करते हैं, उनकी सर्वाइवल रेट को रिड्यूस करते हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को इंटरफेयर करते हैं, उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी रिड्यूस करते हैं और मोर ओवर फिजिकली वीक करते हैं, ठीक है। पैरासाइट्स दो तरीके से डिफ्रेंशिएटेड हैं। वो पैरासाइट्स जो किसी भी एक्सटर्नल सरफेस पे फीड करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट्स, और जो हमारे अंदर फीड करते हैं किसी भी बॉडी पैरासाइट्स हु लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी उन्हें हम कहते हैं एंडोपैरासाइट्स, ठीक है। एक्टोपैरासाइट्स में एग्जांपल हो जाते हैं लाइस ऑन ह्यूमंस, मतलब कि जुएं हमारे बालों में, देन टिक्स ऑन डॉग। और एक और होता है हमारा कस्क्यूटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो कि हेज प्लांट के ऊपर पूरा ग्रो कर जाता है, एंड इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल एंड लीव्स इन द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन। नेक्स्ट इज़ एंडोपैरासाइट्स जो है हमने कहा कि ये बॉडी के अंदर रिजाइड करेंगे या लिव करेंगे या फीड करेंगे। सो कौन सी साइट्स हो सकती है, वो साइट हो सकती है हमारी किडनी, लिवर, लंग्स, रेड ब्लड सेल्स एंड मोर ओवर। द थिंग इज़ कि जो हमारी बॉडी के इनसाइड रिजाइड करते हैं दे आर क्वाइट स्पेशलाइज्ड इन देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर्स। वाई? बिकॉज एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है किसी की भी बॉडी पे, किसी की बॉडी के अंदर रिजाइड करना, ठीक है, क्योंकि बॉडी भी उस चीज़ को अवॉइड कर रही होती है, रेजिस्ट कर रही होती है। एक वर्ड आता है, वो आता है ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म जो बर्ड्स में देखा जाता है, इनका क्या होता है कि एक पैरासिटिक बर्ड जो है किसी अपनी होस्ट बर्ड के घोंसले में या नेस्ट में जो है एग्स को लेकर आएगी, ठीक है। अब वहाँ पे जो होस्ट बर्ड है उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगी वो कि कौन से एग्स उसके खुद के हैं और कौन से पैरासाइट के हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो दोनों को मतलब द होस्ट बर्ड विल टेक केयर ऑफ द एग्स एंड व्हाटसोएवर। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो चुका है, जो पैरासिटिक बर्ड है उसके जो एग्स हैं उसका साइज़ एंड कलर जो है वो सब कुछ रिजेंबल करने लगा है हमारे होस्ट वाले एग से, होस्ट बर्ड के एग से। अगर हम एग्जांपल देखें ब्रूड पैरासिटिज्म का, तो जो कुकू है मतलब कि जो कोयल है वो ले करके आती है एग्स को क्रो के नेस्ट में, ठीक है। तो हमारा यहाँ पैरासाइट हो गया कुकू और होस्ट हो गया हमारा क्रो, ठीक है। और इन स्प्रिंग टू समर सीजन्स के वॉच में मतलब टाइम में हमें वी कैन वॉच ब्रूड पैरासिटिज्म इन एक्शन। नेक्स्ट आता है कमेंसलिज्म, जहाँ पर एक स्पीशीज़ का होगा बेनिफिट और दूसरी स्पीशीज़ का न्यूट्रल बोले तो इट विल नाइदर बी हार्म्ड और नॉर बी बेनिफिटेड फ्रॉम द एक्शन ऑफ द स्पीशीज़ ए, अगर स्पीशीज़ ए का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो जो हमारा ऑर्किड है वो ग्रो कर रहा है एज एन एपीफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच, तो मैंगो ब्रांच का ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। वैसे ही बार्निकल जो ग्रो कर रहे हैं बैक ऑफ द वेल, वहाँ पे वेल का ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है। जो हमारी कैटल ईग्रेट है और जो हमारे ग्रेजिंग कैटल्स हैं वहाँ पे क्या होता है, जो कैटल ईग्रेट है इट मेक श्योर कि वो ग्रेजिंग कैटल्स के आसपास रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही जब कैटल जो है वो ग्रेज करके आगे बढ़ते हैं तो वेजिटेशन जो है वो मतलब उनमें हलचल होती है, हलचल की वजह से जो इंसेक्ट्स हैं वो उड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से कैटल ईग्रेट जो है उसके लिए इजी हो जाता है वो इंसेक्ट्स को पकड़कर खाना, जो कि एनीवेज मुश्किल होता अगर वहाँ पे वेजिटेशन पे अगर कोई हलचल नहीं करी होती किसी भी ग्रेजिंग कैटल ने। सो इस वजह से कैटल ईग्रेट का फ़ायदा है, ग्रेजिंग कैटल का ना तो हार्म है और ना नुकसान है। सो इट्स लाइक न्यूट्रल और ज़ीरो, ठीक है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वो होता है हमारा
सी एनीमोन का। ठीक है, सी एनीमोन का हमें पता है कि इट हैज़ स्टिंगिंग टेंटैकल्स, जबकि एक क्लाउन फिश होती है, क्लाउन फिश जो होती है वो सी एनीमोन के साथ रहना प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि सी एनीमोन के स्टिंगिंग टेंटैकल्स, जिसकी वजह से जो प्रेडेटर्स है वो आसपास नहीं आते क्लाउन फिश के। क्यों? क्योंकि क्लाउन फिश प्रोटेक्शन पाती है स्टिंगिंग टेंटैकल से, जिसकी वजह से क्लाउन फिश का फ़ायदा और सी एनीमोन ज़ीरो। नेक्स्ट इज़ ओके, सो अभी इसका यहीं तक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट इज़ म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म इज़ कि दोनों तरफ से दोनों अपना अपना फ़ायदा या अपना अपना बेनिफिट जो है म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करके उठा रहे हैं। म्यूचुअलिज्म का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हमेशा पढ़ा जाता है, वो है लाइकन्स। लाइकन्स जो है वो म्यूचुअलिस्ट या इंटीमेट म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगस और एल्गे की, जहाँ पे फंगस हमें मतलब प्लांट को देगा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल और फ्रॉम द रूट्स, वहीं पे एल्गे जो है उसको खाना प्रोवाइड करेगा या एनर्जी यील्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, एक और चीज़ होती है, वो होती है प्लांट एनिमल रिलेशनशिप। ये बहुत ईजी है, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को ज़रूरत होती है पॉलिनेशन की, मतलब कि उनका जो पोलन ग्रेन्स हैं उनका एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसफ़र हो सके या सीड्स का डिस्पर्जन हो सके। ठीक है, अब इसके लिए जो प्लांट्स हैं उनको कौन सा फीस या उनको कौन सा रिवॉर्ड मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ जूसी नेक्टर। ठीक है, या फिर ग्रेट फ्लोरेसेंस और ये सब चीज़ें जो हैं इनको एज अ, या फ्रूट्स, न्यूट्रिशियस फ्रूट्स हो गए हमारे, तो ये सारे एज अ रिवॉर्ड मिलते हैं इन्हें। बट द थिंग इज़ कि कई बार एनिमल जो हैं वो ट्राई करते हैं टू स्टील नेक्टर विदाउट एडिंग इन पॉलिनेशन, सो वन हैज़ टू बी सेफ गार्डेड अगेंस्ट चीटर्स। एक होता है हमारा स्पेसिफिक स्पीशीज़ होती है फिग ट्री की। ठीक है, जो फिग ट्री है वो हमेशा इट गेट्स पॉलिनेटेड ओनली बाय द स्पीशीज़ ऑफ वॉस्प। ठीक है, सो इट गेट्स पॉलिनेटेड ओनली बाय इट्स पार्टनर वॉस्प स्पीशीज़ एंड नो अदर स्पीशीज़। तो वहाँ पर क्या होगा, फीमेल वॉस्प जो है वो यूज़ करता है फ्रूट को नॉट ओनली एज द पोजिशन ऑफ, नॉट ओनली एज द ओवी पोजिशन, मतलब कि एग लेइंग यूज या एग लेइंग साइट, बट ऑल्सो डेवलपिंग सीड्स विद इन द फ्रूट्स फॉर नरिशिंग इट्स लार्वे। उसके बाद आता है हमारा एक ऑर्किड्स। ऑर्किड्स जो हैं उनके इन्फ्लोरेसेंस जो होते हैं या मतलब जो फ्लोरल पैटर्न्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी में होते हैं, जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेटर इंसेक्ट्स को, एंड मेजरली किसको? मेजरली बीज एंड बम्बल बीज को। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, यहाँ से हमारी इंश्योरिटी होती है या अश्योरिटी होती है कि जो ऑर्किड है वो हम दे विल गेट द इंश्योर गारंटीड पॉलिनेशन बाय द पॉलिनेटर इंसेक्ट्स, जिनको किसने अट्रैक्ट किया था? जिनको उनके फ्लोरल डिज़ाइन ने अट्रैक्ट किया था। एक होता है सेक्सुअल डिसीट। सेक्सुअल डिसीट बोले तो जो ओफायरस करता है, ओफायरस का एक पेटल मतलब फ्लावर में से एक पेटल जो होता है वो एग्जैक्टली रिजेंबल करता है फीमेल बी से। तो वहाँ से क्या होगा, जब दूर से कोई भी मेल बी इसको रिकग्नाइज करके सोचेगा वन ऑफ द पेटल फ्रॉम द फ्लावर ऑफ ऑफ्यूरस प्लांट, इट विल रिकग्नाइज इट एज अ फीमेल बी। व्हाट विल हैपन, इट विल ट्राई टू स्यूडो कॉपुलेट विद देम। अब वहाँ से क्या होगा, वो कलेक्ट कर लेगा एंथर, सॉरी वो वहाँ से कलेक्ट कर लेगा पोलन ग्रेन्स, एंड when it moves and see another female bee again from the ophrys plant which resembles like the female bee but it is a part of the flower as a one of the petal, तो वहाँ पे वो अगेन स्यूडो कॉपुलेट करेगा, जिसकी वजह से वही सेम बी जब स्यूडो कॉपुलेट करेगा जिसकी वजह से पॉलिनेशन जो है वो अकर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से को इवोल्यूशन ऑपरेट करता है। ठीक है, and pollination success will be reduced unless the orchid flowers co-evolves to maintain the resemblance of its petal to the female bee. Of course ये बहुत ज़्यादा easy समझने के लिए। This is how the chapter ends. I really hope आपको ये chapter समझ में आया होगा। Thank you so much for watching this video.